आप सभी को नमस्कार। डिज़ाइन थिंकिंग के टीवी सीरीज़ के एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। लास्ट एपिसोड में हमने डिज़ाइन थिंकिंग के जो 5 चरण थे, उसमें जो पहला चरण था एम्पैथी, उसकी स्ट्रैटेजीज़ पे बात करी थी। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है एम्पैथी एक्टिविटीज़, यानी कि जो एम्पैथी की स्ट्रैटेजीज़ हमने जो कल बात करी थी, उसको हम किस-किस एक्टिविटीज़ के रूप में अपने क्लासरूम में शामिल की कर सकते हैं। और आज हम बहुत ही उत्सुक हैं इस जानने के लिए कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये किस प्रकार से दूसरे को समझने में और उनसे हमें कनेक्ट करने में काम आ सकती हैं। इससे पहले कि हम आज के एपिसोड की शुरुआत करें, हम अपने स्पीकर से आपकी जान-पहचान करा देते हैं। हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं जगदम्बा प्रसाद डोभाल जी, जो कि रायका, उप्पू, टेहरी में कार्यरत हैं, सहायक अध्यापक गणित के पद पर। हमारे दूसरे स्पीकर हैं मनोज किशोर बहुगुणा जी, जो कि एनईपी सेल एससीईआरटी के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। एंड माई सेल्फ बलविंदर कौर, वर्किंग एज़ टीजीटी इन जीएचएसएस, रुद्रपुर, विकासनगर। इससे पहले हम ये आज की शुरुआत करें कि एम्पैथी एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी है और ये इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों को एम्पैथाइज़ करने के लिए। शुरुआत हम करते हैं कक्षा 9th में एक चैप्टर है द फन दे हैड। उस चैप्टर की शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से कि आप अपनी कक्षा के 3 अच्छी चीज़ें और 3 बुरी चीज़ें जो है वो बताइए। वहाँ पर हैं और हम क्लासरूम में ये बच्चों से डिस्कस भी करते हैं। लेकिन डिस्कस करके हम उस बात को वहीं पे एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं। लेकिन आज सर ये जो बात आई है, जब एम्पैथी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब ये मेरे दिमाग में आया कि ये हाँ, लेसन में हम डिस्कस तो करते हैं पहले, लेकिन उस चीज़ को हमने वहीं का वहीं छोड़ दिया। लेकिन आज जो एम्पैथी एक्टिविटीज़ की फर्स्ट एक्टिविटी है सर, वो यही है कि अपनी कक्षा को फिर से रीडिज़ाइन करें। और जो बच्चे सोचते हैं उसको उसको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट भी कैसे कर कैसे सकते कर हैं? तो सकते वो हैं। बात तो हमने छोड़ दी, लेकिन यहाँ की जो फर्स्ट एक्टिविटी है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी जी मैम। कि हम किस प्रकार से अपनी कक्षा को रीडिज़ाइन कर सकते हैं? और ये जो एक्टिविटी है इसका उद्देश्य क्या है सर? सभी को नमस्कार। मैडम ने जैसे कहा कि आज जो एम्पैथी एक्टिविटी है, जी। उसमें हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, क्लासरूम डिज़ाइन। हमारा आज का जो एम्फैसिस रहेगा, वो बच्चों पर रहेगा, क्लासरूम में रहेगा क्योंकि हमारे जो इसका जो यूज़र हैं, वो बच्चे हैं और वहीं से हम लोग जो है उनको बाहर की दुनिया में ले जाते हैं। उनको हम जो है इनोवेटर के बजाय हम जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने की कोशिश में जी, आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। अ, यहाँ पर मैं एक अपने विद्यालय का एक कहानी पेश कर रहा हूँ और उन्होंने जो सोचा था बच्चों ने, वो सारे बच्चों ने उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट भी किया। तो प्रॉब्लम ऐसी थी कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में काफ़ी समय से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड लैब बनाई जा रही है। तो उसमें हमारा क्या होता है कि मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट एक ही लैब इंटीग्रेटेड लैब होती है। तो बच्चों के पास मुझे याद आ रहा है कि उस क्लास में हमारे पास लगभग 35 के आसपास बच्चे थे और 35 बच्चों को अगर हम फर्नीचर के साथ बिठाते हैं, तो बड़ा क्लास में एक बहुत स्पेस कम पड़ जाता है और बच्चों को निकलने में परेशानी होती है। अब देखिए कि अगर इस मेज़ के बराबर अगर यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हैं, तो उनको बैग भी रखना है और उनको एक्टिविटी करने के लिए स्पेस भी चाहिए और अगर वो खड़े उठते हैं, तो अपनी चेयर को पीछे पीछे पुश भी करेंगे या आगे करेंगे, तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो बच्चों ने कहा कि सर ऐसा करते हैं, ये सारा फर्नीचर हम दूसरी क्लास को देते हैं तो और हम ज़मीन पर बैठेंगे। तो ज़मीन पर बैठना पहले-पहले तो हमें लगा कि शायद ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम बैठेंगे। तो बैठने पर जब हमने वो फर्नीचर को हमने वहाँ से उस रूम से हटा दिया और जब बच्चे ज़मीन पर बैठने लगे तो आप यकीन मानेंगे कि बच्चों की सोच को जब हमने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बच गया, ईज़िली मूवमेंट हो सकता था और उनको देखते हुए मैंने भी अपनी क्लासरूम से मैंने भी चेयर हटा दी। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि जब बच्चे ज़मीन में बैठ सकते हैं, तो मैं भी 45 मिनट्स या जितना भी मिलता थोड़ी देर मिलता है, खड़े रहिए सर। वहाँ पर मैं खड़ा रह सकता हूँ। तो बच्चों से मैंने सीखा है। इसके अब गर्मियों के लिए तो ये ठीक था, लेकिन जाड़ों में क्या होता है कि फर्श जो है ठंडा हो जाता है। तो फिर लड़कियाँ इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं या दोनों होते हैं, बट लड़कियों ने राय दी कि सर अगर हम अपने घर से कुछ एक गरम तकिया साड़ी टाइप का बना के लाए, तो वो एक तकिया सा बना करके लाए और वहाँ पर बैठते थे। तो इससे स्पेस भी मिलता था। इसकी एक और अच्छी बात थी, बच्चों ने सारी चीज़ को क्लासरूम को ऐसा रीडिज़ाइन किया कि बैठने का शेप उनका ऐसा होता था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार बैठते थे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उनकी जो पीर ग्रुप लर्निंग है, कई बार वो एक-दूसरे से बात को साझा करते थे, देखते थे। अनफॉर्चुनेटली
अगर बच्चा जो है अपनी बुक को घर भूल गया है तो वो बुक भी शेयर कर सकता था, जबकि आप समझ सकते हैं कि ये अगर फर्नीचर के साथ जो है बड़ा प्रॉब्लम आती है। बच्चों ने अपने हिसाब से जो उनके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट जितना भी हमको टूल्स उपलब्ध करवाती थी वो सामने के ऊपर, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैथमेटिक्स की लैब में हम लोगों ने बच्चों से चौकियां बनवाई, जो चौकी होती है बैठने की। तो कभी वो उस चौकी के ऊपर बैठते थे और जब नीचे बैठते थे वो चौकी उनके लिए एक मिनी टेबल का काम करती थी। तो उसमें मैथमेटिक्स, अच्छा वो चौकी के ऊपर जो था व्हाइट माइका उन्होंने लगाया था, तो वो लिखने का काम भी करती थी, मैथमेटिक्स का भी काम करती थी, फिजिक्स का भी काम करती थी। तो इस तरीके से बच्चे जब सारी चीज को इंटीग्रेट करके बैठने लगे तो उनको बड़ा मजा आया। और बच्चों की यह सोच हमारे राज्य में तो चलती थी, या कई बार एनसीईआरटी में भी प्रदर्शित हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लासरूम एक्टिविटीज हम अपने हिसाब से करने के बजाय जो रियल यूजर है, बच्चा है, अगर हम उनके हिसाब से उस चीज को डिजाइन करते हैं तो बच्चों को, एक तो सबसे बड़ी बात जो बच्चों के अंदर मैंने देखी कि बच्चे ये समझ रहे कि गुरुजी हमारी बात को मान रहे हैं और हम उनका महत्व दे रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। दूसरी बात एक और मुझे याद आया अभी, हमने क्लास में मिरर लगवा दिया, मिरर, और मिरर के साथ हम लोगों ने एक नेल कटर उसमें टांग दिया था। तो मिरर जाने से उनके अंदर जो एक एस्थेटिक व्यू आता था कि मैं सुंदर दिख रहा हूं। अब सुंदरता की परिभाषा वहां पर क्या होती थी कि क्या मेरा ड्रेस कोड सही है, मेरे बाल सही हैं। तो सारे बच्चे उस समय क्या करते थे कि क्लास में इंटर करने से पहले देखते थे कि हाँ मेरे बाल ठीक है, चुटिया ठीक है, कॉलर ठीक है, वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों को देखते, नाखूनों को देखते थे। अब उनके बीच कंपटीशन होता था कि भाई मेरे नाखून बढ़े हुए नहीं है और आपके नाखून बढ़े हुए। तो ये सारी एक्टिविटीज जब हम क्लास में करवाते हैं तो इसके 2-3 बहुत फायदे जो मैंने देखे हैं कि एक तो बच्चों को लगता है कि उनका महत्व है, उनकी बात को सुना जा रहा है। और जब बड़े-बड़े अधिकारी भी वहां पर गए, हमारे विभाग के निदेशक महोदय गए, तो उनको जब जमीन पर बैठे तो उनका कहना यह था कि बहुत सालों बाद मैं जमीन पर बैठा हूं। हमारे रामनगर बोर्ड के सचिव महोदय सिमल्टी जी थे, वो गए और वो जमीन पर बैठे तो उनको लगा कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो उन बच्चों की सोच ने किसी बड़े आदमी को वो टाइमलाइन में पीछे भी ले गए कि देखिए कि ये बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इस तरीके से क्लासरूम में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके साथ। आगे हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज पर बहुत सारे हैं तो उनको हम आगे साझा करेंगे। जी मैडम। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, ये लोग तो हम अक्सर करते ही हैं अपनी बिल्कुल, कक्षा में। कक्षा में कभी जैसी बच्चों की नीड्स होती है उसके हिसाब से हम सिटिंग अरेंजमेंट चेंज रिशफलिंग करते ही करते रहते रहते हैं। हैं, रिशफलिंग करते हैं। कभी एल शेप में लगा देते हैं, कभी वी शेप में फर्नीचर लगा देते हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं ये, क्योंकि बच्चे ही उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत सॉल्यूशन भी अच्छे वही तरीके से निकाल, वही निकाल सकता और है अगर बच्चा। सॉल्यूशन उनके अकॉर्डिंग उनके होगा तरफ से आएगा तो वो तो बहुत उनको ठीक लगेगा, बेनिफिशियल बेनिफिशियल होगा रहेगा। सर, जी बहुत जी बहुत जी अच्छा। मैडम। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे अपने वातावरण को स्वयं ही सुधारने की कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। सर, अगली एक्टिविटी है इसमें अपने स्कूल बैग को फिर से डिज़ाइन करें। थोड़ा-सा आप इस पे प्रकाश डालिए और ये बताइए कि इस एक्टिविटी से हम छात्रों के बीच में ये एम्पैथी कैसे क्रिएट कर पाएँगे? सहानुभूति को कैसे क्रिएट कर बिल्कुल मैम, पाएँगे? ये स्कूल बैग तो एक उदाहरण है और इससे हम उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। ऐसे और भी समस्याएँ हैं जिनसे कि हम अपने आप को कनेक्ट करते हुए या बच्चे की जगह जाकर के या जो भी यूज़र है, उसकी जगह जाकर के हम यहाँ पर स्कूल बैग की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई हमारा जो प्रोफ़ेशनल है, वो हो सकता है या कोई हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हो सकते हैं या हम किसी पेशेंट की जगह जाके बात करें, तो कई चीज़ों को जो हम इंटीग्रेट करते हैं या उसका रीडिज़ाइनिंग की जब हम बात कर रहे हैं। अब बैग की जहाँ तक बात है, अगर हम स्कूल बैग की बात करेंगे, तो किस तरह से हम सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक वज़न का मामला है। उसके अलावा क्या है कि इस समय के साथ-साथ कई चीज़ें की आवश्यकता बच्चों को हो रही है। आज हम देख रहे हैं, हम टेक्नोलॉज़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि भई हमारे पास माना हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मैडम ये तो स्कूल बैग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम स्कूल बैग को ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये समस्या केवल स्कूल बैग के मामले में जब हम ले रहे हैं, तो वो तो बच्चे के लिए है। लेकिन हम एक जनरल डेली लाइफ़ में अगर इन चीज़ों को देखें, तो ये किसी पेशेंट की समस्या हो सकती है, किसी बुजुर्ग की समस्या हो सकती है, किसी प्रोफ़ेशनल की समस्या हो सकती है, वो अलग-अलग मामलों में। माना हम बात करें स्कूल बैग की, तो स्कूल बैग को जब हम देखते हैं तो बच्चे को आज की ज़रूरत के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें उसमें चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं कि हम अगर आज टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और कई जगह
हायर क्लासेस में भी जाएं या कहीं जाएं तो बच्चे मोबाइल्स यूज कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक वो यूज होता है। तो जो बैटरी बैकअप है बच्चों को जो है उसकी एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि भाई 2 घंटे में 3 घंटे में फिर हमको रिचार्जिंग की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या बैग में कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं? इसके अलावा जो टोर्सो वाला मामला आ रहा है पीछे, क्या उसमें ऐसा कुछ सपोर्ट आ सकता है कि वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट ना करे, जो वेट है उसका? ये बात हो सकती है। या अलग-अलग मौसम है, सर्दी का मौसम है या बहुत तेज़ धूप है, तो जो उसका मटेरियल है उस पर पानी का या जो तेज़ धूप का उसका प्रभाव ना पड़े। या हम देखेंगे कि बच्चा भी अगर स्कूल लेवल की हम बात करें तो वो वाटर बॉटल कैरी करता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करता है, वो लंच बॉक्स कैरी करता है। किताबों में भी अलग-अलग शेप्स की किताबें होती हैं। खुद हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, जब हम छोटी क्लासेस में थे, तो किताबें बड़ी होती थी, कॉपी छोटी होती थी, तो वो इधर-उधर। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अलग-अलग शेप एंड साइज़ेज़ की जो हमारी बुक्स हैं या नोटबुक्स हैं, उनके लिए सेपरेट चैम्बर्स हों या जो इस तरह से उसमें कुछ हो सकता है? ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चे से देख करके, उसकी भावनाओं को समझ करके कि वो क्या चाह रहा है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हम उसको रिडिज़ाइन कर सकते हैं। बहुगुणा सर की बात पर मुझे मैडम एक और अन्य बात याद आई है। आजकल दरअसल स्कूलों में जब से बच्चों को ये टैब मिले हैं, तो अचानक बच्चों के दिमाग में आई कि सर ये जो बैग वाली बात है कि एक तरफ तो बैग का वेट देखिए कि कितना ज़्यादा होता है। बच्चा अगर 5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है, तो बैग ऊपर से अगर बारिश हो जाती है तो वो एक अलग सी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर बारिश में हमारा नोटबुक या बुक्स भीग जाती हैं तो फिर स्कूल लाने की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एनसीईआरटी पर हमारे विभाग ने कहा है कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है ऐप्स के माध्यम से हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उसके साथ-साथ अगर हम लोग इस फ़ोन पर व्हाइट बोर्ड नाम के कई सारे ऐप आते हैं, अगर उनको कर लें, तो मुझे जो लगता है हम अपने स्कूल में ये बात कर भी रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। हर रोज़ नहीं करते हैं बट संडे को या जब हमको टाइम लगता है बच्चों को थोड़ा-सा अगर वो स्ट्रेस से बाहर लाना है, तो हम उनको क्या कहते हैं कि आप केवल फ़ोन लेके आएँगे, बाकी कुछ नहीं लेके आएँगे, इवन कि पेन तक नहीं लेकर के आएँगे। तो बच्चा एक इतना सा फ़ोन लेके आता है जो कि शायद बारिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मज़ा भी आता है। अगर वो स्ट्रेस के समय अगर वहाँ पर गेम वगैरह खेलता तो उसमें कोई बुराई नहीं है वहाँ पर रिफ्रेश हो बिल्कुल। तो बच्चा क्या करता है यहाँ पर अपनी क्लास का जो क्लास बाय द वे हम 7th क्लास की बात करते हैं तो बच्चा अपनी 7th क्लास का गणित का 5वां अध्याय खोलता है और उसी के साथ-साथ वहाँ पर व्हाइट बोर्ड वाला ऐप खोलता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कर सकता है। तो वेट को हटाने के लिए, बैग को रीडिज़ाइन करने के लिए अगर हम 21st सेंचुरी में जाने की बात कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए फ़िलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम रोज़ इसका यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों को वो वहाँ तक ले जाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, नयापन लाने के लिए करते हैं और हमारे बच्चे काफ़ी जगह पर इस बात को कर भी रहे हैं। तो सर अब कई बार तो ये होता है कि हमें जो मेजर जो डिसीजंस हैं या जो शिफ्ट जिनको हम कहते हैं, अभी जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर कोई बुक है तो अभी हमारे पास जो बुक आती है वो मुझे लग रहा है लगभग एक जो हमारा एजुकेशनल ईयर होता है उसकी आती है। अगर उसी चीज को हम एक दूसरे नजरिए से सोचें कि हम यूनिट वाइज या उसको जैसे हम सेमेस्टर वाइज हम कह सकते हैं, उस हिसाब से भी बुक को अगर प्रिंट किया जाए, डिजाइन किया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रिड्यूस जो वेट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं जो कहना चाह रहा था कि और कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कि हम नई चीजें लेके आते हैं। माना हम एक मोबाइल की आप बात कर रहे हैं, तो ये मोबाइल हमारा जब हम स्टार्ट में मोबाइल आया था तो वो एक हम देखते थे कि वो कहते हैं ना कि PQRS जब लिखना हो तो 4 बार की प्रेस करनी थी। तो फिर जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो फिर टच आया, फिर और भी चीजें जैसे ये सब। तो क्या जो है जो नीड है, नीड बेस हमारे मॉडिफिकेशन चलते रहते हैं। जैसे कि ट्रैवल बैग में भी बहुत सारे वो होते रहते हैं, कभी-कभी चेंजेस एक ही बैग में कितने सारे ऐसे टाइप्स हो जाते हैं। अभी मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले इंस्पायर अवार्ड में भी सर एक आया था कि जैसे वेट जो है हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो और वेट जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े। तो बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं, ये लेकर के हमको करना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक छोटी-सी चीज़ जो बैग है, वो भी बच्चे में कितने सारे आइडियाज़ जो है वो डेवलप कर सकता है। सर तीसरा क्वेश्चन आपके पास लाऊँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा ये कि जो कहानियाँ होती है ना सर, वो कहानियाँ जो है वो है एक दर्पण की तरह। बच्चों में सर कितनी इमेजिनेशन, कितनी फैंटेसीज़ वो अपने मन में बनाते हैं,
जैसे छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो अपने मन में इमेजिनेशन लेती हैं कि जब मेरी शादी होगी तो एक तो मैं सफ़ेद घोड़े पे एक बिल्कुल, राजकुमार बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लड़के जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं एक हीरो बन कर के सामने रहूँगा। जी, तो ये जो इतनी सारी फैंस इमेजिनेशन जो वो क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है सर जो कहानियाँ हैं ना, वो बच्चों को सिखाने के लिए या प्रेरित करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। बिल्कुल। एक छोटा-सा मेरी एक कलीग थी, जी, तो वो उसका छोटा-सा बच्चा था, मुझे लग रहा है 4-5 साल का। तो वो कहती है कि डाँटने लगी वो उसे किसी बात पे, तो वो चेयर लेके बैठ जाता है वो बच्चा ना, कि चलो शुरू हो जाओ। हुँ, हुँ। मतलब बच्चे जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें पता है कि मम्मी का अब लेक्चर शुरू हो गया। बिल्कुल, लेकिन अगर वही चीज़ हम कहानी के माध्यम से उस बच्चे को समझा। समझाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे के दिमाग पर छोड़ देती है। तभी कहा जाता है कहानियाँ है वह दर्पण हमारा, जिससे हो जीवन का उजियारा। तो ये जो सर है बहुत अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी ये एम्पैथी वाले में, जो एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं। तो सर ये जो एक्टिविटी है अपने बचपन की कहानियाँ बनाएँ, जी, मैम। आपको क्या लगता है इस गतिविधि से हम बच्चों में और कैसे सहानुभूति जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? जी। वो बच्चा क्या-क्या मेन सबक जो है वो सीख सकता है? यहाँ पर अपने बचपन की भी कहानी सुनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं उन कहानियों को या उन इंसिडेंट को आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो कि मेरे बच्चों ने झेली हैं और मैंने उनको फेस किया है। एक छोटी-सी बात आ जाती है कि हम बच्चे को कह देते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? अब हम बिना समझे जो है उसको डाँटने लगते हैं या क्या करने लगते हैं। ये कई बार होता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? तो एक बार एक बच्ची ने जो है होमवर्क वगैरह नहीं किया। लेकिन जब दूसरी बच्ची ने उसकी कंडीशन को समझा कि क्या था, तो वो जिस बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था, उसने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर नहीं की या रियल घटना को हमारे साथ साझा नहीं किया। लेकिन दूसरी बच्ची उस लेवल तक पहुँच गई जहाँ पर कि वो उसके दिल की और मन की बात को समझ सकते। तो उस बच्चे ने कहा कि सर वास्तव में इनके यहाँ क्या है कि मम्मी और पापा इनकी झोपड़ी कच्ची है। तो मम्मी-पापा हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है। पापा कल 2-3 दिन से कहीं बाहर गए थे, वो घर नहीं आ पाए। माँ दिन में काम पर जाती है। दूसरी बच्ची डिस्क्राइब कर रही है उसके घटना की कंडीशन को और इनके घर में शाम को मोमबत्ती वगैरह भी नहीं थी। तो हम लोग तो एकदम चले जाते हैं, लेकिन जब मैं एक तो पहले दूसरी बच्ची उस कहानी को सुना रही है, वहाँ पर जाकर के जब हम समझते हैं कि वास्तव में इसके साथ क्या घटना रही होगी। फिर हम लोगों ने जो भी हम लोग सभी लोग करते ही हैं हम लोग, अदर देन गवर्नमेंट, हम लोग अपने एंड से बच्चों को पूरी सुविधाएँ देते हैं। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तब हमको लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम को हम कैसे समझते हैं और बच्चे की ही प्रॉब्लम को, जो अभी कल हमने कहा था कि एम्पैथी वाला जो पहला था, कि बच्चे की प्रॉब्लम को अगर हम बच्चा बनकर जो है उससे बात करते हैं, तो शायद मैं इतनी आसानी से उस बच्ची की बात को नहीं समझ पाता, लेकिन जब दूसरी बच्ची ने उसकी बात को साझा किया, तो वो मुझे शायद आसानी से समझ में आई और मैंने उस बच्ची को तब उसके बाद तो जो भी क्लासरूम का प्रोसेस होता है, हमने कहा कि आप कल ले आइए किया। करके। एक और घटना की मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं एनएसएस में प्रोग्राम ऑफिसर था, तो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग वालों ने हमको बताया था कि देखो बेटा जंगल में गर्मियों में आग लगती है, तो हमको आग को बुझाना चाहिए। तो वहाँ से हमारे दिमाग में फायर लाइन का एक कॉन्सेप्ट आया था और उन लोगों ने हमने बनाई भी थी बच्चों ने। शायद मार्च या अप्रैल के महीने की बात होगी, तो उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, आबादी के और जंगल के बीच में एक लाइन बना देता है, उसको हम फायर लाइन कहते हैं और उसको वो जला देते हैं ताकि सड़क से आग कहीं ब्रेकिंग लाइन बना देते हैं या फायर लाइन उसको कहते हैं। तो एक बार हमारे विद्यालय के सामने आग लगी, कहा सर वहाँ आग लग गई, तो बच्चे तुरंत भागे और उस आग को बुझा दिया। अब दूसरे दिन भी यही घटना हुई, दूसरे दिन आग का थोड़ा-सा प्लेस बदला हुआ था 10-20 मीटर उधर, हमने दूसरे दिन भी बुझा दिया। अब तीसरे दिन बात जो है पूरे स्कूल में फैल गई, प्रिंसिपल सर तक चली गई बात कि भई यहाँ आगे सामने में स्कूल के आगे सामने जंगल था, तो आग कौन लगा रहा? तो वहाँ पर जो है अब प्रिंसिपल सर के संज्ञान में जब बात आई तो सब लोग वहाँ पर गए। अब हमने कहा इसको पकड़ते हैं और इसको फॉरेस्ट विभाग, वहाँ देखा कि फॉरेस्ट का ही आदमी बैठा हुआ है, वही आग लगा रहा है। तो बच्चा केवल अपने ह्यूमन बिहेवियर नहीं, अपने एनवायरमेंटल इश्यूज से भी उसके कनेक्ट है। अपने गांव के पेड़ के बारे में, जंगली जीवों के बारे में, अपने इकोसिस्टम के बारे में बच्चा वहां पर भी बहुत जबरदस्त ढंग से कनेक्टेड है और अपनी वो ड्यूटीज जानता है कि अगर आग लग रही है तो मैंने क्या करना। फिर फॉरेस्ट वाले जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने हमको समझाया कि देखिए ऐसा होता है और हम लोग करते हैं। तो बच्चों की ऐसी एक नहीं, जितने भी लोग हम लोग सुन रहे हैं और बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी बातें आती है कि वे हमसे अच्छा सोचते हैं, लेकिन सोचने के लिए
बच्चे की बात के लिए हमको भी बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चे की बात को अगर हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सार्थक होती है, फ्रूटफुल होती है। जी मैडम। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे ये कहानी से रिलेटेड? बिल्कुल मैम, मेरा भी जी अपना सर, एक बहुत आप अच्छा हाँ जी, एक्सपीरियंसेस हाँ है। बात एम्पैथी की हम कर रहे हैं और उसके बेस पे एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जनरल स्कूल्स में जब फीस वगैरह लेते हैं, ये मंथ की 15 या 16 जो भी तारीख होती है, एक बार ऐसे ही कुछ हुआ कि जब मैं अपनी कक्षा में फीस ले रहा था, तो एक लड़की 15 को नहीं, 20 को नहीं, और जब हम देखते हैं कि भाई लेट पेमेंट अब लास्ट महीने का जब आने वाला होता है तो हमको भी फीस जमा करनी होती है। तो ये सब चीज़ें पता होती हैं कि भाई अब क्यों नहीं फीस आ रही है। कई बार क्या होते हैं कि टीचर्स भी उनके पास चाहे वर्कलोड हो या कुछ हो, लेकिन इन स्थितियों पर नहीं जा पाते। तो अचानक जब वो लड़की बिल्कुल मतलब ये है कि 25 तारीख या 26-27 तारीख तक फीस नहीं लेके आ गई, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो दूसरी एक लड़की आती है कि सर उसके घर की जो स्थिति है कुछ ऐसा है कि उसके फादर पशुओं को चराने गए थे और कहीं गिर वगैरह गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं, ऐसा कुछ स्थिति है। तो उसके बाद जो हमारा सोचने का नजरिया था वो बिल्कुल एकदम बदल गया। उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हमको इस लड़की से अभी इस चीज के लिए बात करनी है। तो ऐसा कभी होता है जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हम उस बच्चे की जगह पे जाके सोचें, उसकी स्थिति के बारे में सोचें, या कोई भी, ये तो एक उदाहरण मैंने दिया है, हम किसी भी समस्या के लिए हमने जैसे ही कल कहा था कि हम इनोवेटर की तरफ में जाके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें तो वो चीज निकल के आती है जब हम उस स्थिति पर अपने आप को देखते हैं। सर इसका मतलब वही है ना, अगर हम व्यक्तिगत कहानियाँ सुनाते हैं तो आपस में हम संबंध बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही अब्राहम लिंकन, हमने सबने उनका नाम सुना ही है सर। तो जब वो एक किराने की दुकान में काम करते थे तो एक बार कोई लेडी आती है और वहाँ पे गलती से ज़्यादा पैसे दे करके चली जाती है। अब वो रख तो लेते हैं उस समय, लेकिन उन्हें बाद में बहुत अपनी गलती जब रियलाइज़ होती है कि मैं तो इतना ईमानदार हूँ, मैंने ऐसे कैसे कर दिया? तो सर कितने मील पैदल चल के उस लेडी को वो वापस दे कर के आते हैं पैसे। तो ये जो इस प्रकार की कहानियाँ हैं, ठीक है, बच्चे अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ तो सुनाएँ आपस में, कहते हैं सर दुःख हो या सुख हो, बात शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत कहानियाँ हैं, ये सुना कर के बच्चे आपस में अच्छा संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रेरणा का स्रोत भी है और बच्चे को आगे ले जाने में भी बहुत मदद करती है।